हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मुंडा शासन व्यवस्था। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न इससे पूछे जाएंगे मुंडा शासन व्यवस्था से। इसके अलावा और भी शासन व्यवस्था हैं जिससे भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम मुंडा शासन व्यवस्था को कवर करेंगे और इसके बाद अन्य शासन व्यवस्थाओं को भी एक एक वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हो, इसके अलावा आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि मुंडा जनजाति जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने समाज को चलाते हैं उसे ही मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। झारखंड में मुंडा जनजाति आबादी की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये आपको याद होगा, क्योंकि पहली तो संथाल है, दूसरा उरांव और तीसरा मुंडा। आबादी के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर मुंडा का स्थान है। प्रजातीय दृष्टि से अगर पूछा जाए तो प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे कि प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा जाता है। इनकी जो भाषा है वो है मुंडारी और ये लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर भी कहते हैं और इनकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस पंक्ति से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि मुंडा जो शब्द है उसका सामान्य अर्थ कहा जाता है कि इसका सामान्य अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति, और विशिष्ट अर्थ अगर आपसे पूछ ले तो विशिष्ट अर्थ है मुंडा का राजनीतिक प्रमुख। किसी भी गांव का राजनीतिक प्रमुख कहलाता है मुंडा। आप लोगों को मालूम होगा कि मुंडा जो है वो राज्य गठन का सबसे पहला प्रयास करने के लिए इन्हें माना जाता है। इनमें सबसे पहला नाम है ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा को राज्य गठन का प्रयास करने के लिए सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। उसके बाद इन्होंने सुत्यापाहन को शासक बनाया था और जिसने सुतिया नागखंड की स्थापना की थी। उसके बाद जो शासक बने थे वो मदरा मुंडा थे और ऐसा माना जाता है कि ये अंतिम शासक थे मुंडा शासन व्यवस्था के, क्योंकि इनके बाद फनी मुकुट राय को शासक चुना गया था जिन्होंने नागवंशी शासन की नींव रखी थी। यहीं से स्टार्ट हो जाएगा नागवंशी जो शासन व्यवस्था है। उससे पहले जो था वो था मुंडा शासन व्यवस्था। अभी हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि ये मुंडा झारखंड में कैसे आकर बसे। बहुत से विद्वान हैं जिनके अलग अलग मत है, जैसे कि एक विद्वान है जिनका कहना है कि मुंडाओं का मूल स्थान तिब्बत है। किन्हीं और का कहना है कि मुंडा भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश से आए तथा बाद में झारखंड के क्षेत्र में बस गए। एक और विद्वान है जिनका मानना है कि मुंडा भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किए तथा असुर जनजाति को पराजित कर उनके निवास स्थान पर झारखंड पर अपना अधिकार जमा लिया। अगर आपको आज के दृष्टिकोण से पूछा जाए कि मुंडा जनजाति की आबादी झारखंड के किन किन जिलों में अभी आपको मिल जाएगी, तो वो जिले हैं रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना। ये ऐसे इलाके हैं जहां मुंडाओं की जनसंख्या जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आगे अभी हम बात करेंगे कि ये जो शासन व्यवस्था है मुंडा शासन व्यवस्था, इसमें कई प्रकार के पद होते हैं। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पद का वितरण किया गया है जिससे कि कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसमें सबसे पहला जो पद हम लोग पढ़ेंगे वो है मुंडा। मुंडा जो होते हैं वो मुंडा गांव का प्रधान होता है। अगर आपसे पूछे कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है, तो आंसर है मुंडा। और यह पद जो होता है वो वंशानुगत होता है, यानी कि ये पद उनके परिवार में ही आगे चलकर किसी को प्राप्त होगा, निर्वाचन नहीं होगा, किसी प्रकार का इलेक्शन जैसी बात नहीं है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो ग्रामीणों से कर वसूलना है।
ग्रामीणों से लगान वसूल करना है, गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना है। किसी के बीच में अगर कोई मतभेद हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसका निपटारा गांव के अंदर में ही जो विवाद है उसको निपटाने का काम इस मुंडा का होता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूट कट्टी भूमि कहा जाता है। मुंडा जो जंगल को साफ करके खेती योग्य भूमि तैयार करते हैं उसको खूट कट्टी भूमि कहा जाता है। और जो परिवार इस जमीन को साफ करके खेत में परिवर्तित करता है उन लोगों को खूट कट्टीदार कहते हैं और इनके गांव को खूट कट्टी गांव कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। अभी आपने खूट कट्टी भूमि सुनी, खूट कट्टीदार, तो खूंट का अर्थ आपको याद होना चाहिए कि खूंट का अर्थ परिवार होता है। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा पद है जिसका नाम है हातू मुंडा। हातू मुंडा जो है वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। गांव है तो गांव के अंदर एक ग्राम पंचायत होगा और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होगा उसे हातू मुंडा कहेंगे। मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत होता है उसको हातू कहा जाता है, इसीलिए इस पद को हातू मुंडा कहा जाता है। ये तो आप समझ पा रहे होंगे। आगे है पढ़ा या परहा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना है। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित है। आपको समझने के लिए मान लीजिए कि एक गांव है, एक गांव के बाद अन्य और भी गांव होंगे। एक गांव अगर है उसका सबसे प्रमुख जो होगा, प्रधान जो होगा वो मुंडा होगा। उसी प्रकार से अन्य और भी गांव होंगे। तो जब किसी 2 गांवों के बीच में कोई विवाद हो जाएगा तो वो जाएगा पढ़ा पंचायत में, क्योंकि उसको उस विवाद को निपटाने का कार्य पढ़ा पंचायत का है और पढ़ा पंचायत में ही उसका निपटारा किया जाएगा। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा कहलाता है। पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कारतो होते हैं। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं, तो कुंवर, लाल तथा कारतो होते हैं। इसके अलावा भी कुछ पद हैं, कुछ सदस्य होते हैं पढ़ा पंचायत में जो मिलकर कार्य करते हैं। उनमें है ठाकुर, दीवान, पांडे, बरकंदाज, दारोगा, लाल और मानकी। एक एक करके देख लेते हैं कि इन लोगों का कार्य क्या क्या है। पहला है ठाकुर। ठाकुर जो होता है वो पढ़ा राजा का सहायक होता है। दूसरा है दीवान, ये पढ़ा राजा का मंत्री होता है। एक है पांडे। पांडे जो होता है वो दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला अधिकारी होता है। 2 या 2 से अधिक गांव के बीच में अगर कोई विवाद है तो दस्तावेजों का जो रखरखाव का कार्य होगा वो पांडे करेगा। उसके बाद है बरकंदाज, जो गांव का सिपाही होता है। दरोगा जो है सभा की कार्यवाही का नियंत्रक होता है कि सभा की कार्यवाही कैसे होगी और वो सुचारू रूप से कैसे चले, इसका जो जिम्मेदारी है वो दरोगा के पास होता है। लाल जो है वो सभा का वकील होता है और मानकी जो है कई गांव के ग्राम पंचायत को मिलाकर पट्टी का निर्माण होता है और इस पट्टी को के प्रधान को मानकी कहा जाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। अब आपको एक छोटी सी बात समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि एक मुंडाओं का कुछ समूह जब चलकर आया होगा तो उन लोगों ने एक गांव का निर्माण किया होगा। गांव के निर्माण करने के बाद कुछ समय के बाद जनसंख्या कुछ बढ़ने लगी होगी, तो इन लोगों ने एक गांव से दूसरे गांव का निर्माण किया होगा। फिर और भी गांव के निर्माण धीरे धीरे होते चले गए होंगे। तो जब एक से अधिक यानी कि कुछ 4-5 या उससे ज़्यादा गांव जब जोड़ दिए जाते हैं तो पट्टी का निर्माण होता है और जब कुछ पट्टियों का निर्माण हो जाता है तो उससे जाकर पढ़ा या पढ़ा का निर्माण होता है। तो जब गांव का जो प्रधान होगा वो मुंडा कहलाएगा। उसके बाद कई गांवों को जोड़कर बनेगा पट्टी और पट्टी का जो प्रधान होगा वो मानकी कहलाएगा और इसी मानकी के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। और जब कई पट्टी मिल जाएंगे तो पढ़ा का निर्माण होगा और पढ़ा का जो प्रधान होगा वो पढ़ा राजा कहलाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं मानकी पर। कई गांव के ग्राम पंचायत को मिलाकर पट्टी का निर्माण होता है और इस पट्टी के प्रधान को मानकी कहा जाता है
और यह पद भी वंशानुगत ही होता है, यानी कि निर्वाचन जैसी कोई बात नहीं होगी। अगला पद है पाहन। पाहन जो होता है मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कहलाता है। मुंडा गांव में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना हो या धार्मिक कार्य करना हो, उसका उत्तरदायित्व पाहन के पास होता है। पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है। इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। पाहन को पूजा पाठ सही ढंग से करने के लिए उन्हें कुछ भूमि दी जाती है, जिसे लगान नहीं वसूला जाता, और उस भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। एक और टर्म है भूत खेता, उसके बारे भी आपको मालूम होना चाहिए। पाहन को जो भूमि दी जाती है लगान मुक्त, जिससे कि वो पूजा पाठ को संपन्न करे, वो भूमि डाली कटारी कहलाएगी। लेकिन स्पेशली जब पाहन को कुछ भूमि ऐसे अतिरिक्त दी जाती है जो कि उसकी आय से वो भूत प्रेतों के प्रकोप से बचाने हेतु गांव को पूजा पाठ करता है, उसे भूत खेता भूमि कहते हैं। गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि डाली कटारी और भूत खेता में क्या अंतर है। दोनों भूमि पाहन को ही दी जाती है। आगे चलते हैं। आगे एक और पद है जिसका नाम है महतो। महतो क्या है? यह पाहन का सहायक होता है। यह मुख्यतः गांव में संदेश वाहक का कार्य करता है। महतो जो है वो पाहन जो पूजा कराते हैं उसका सहायक होता है, और ये मेनली इसका काम है संदेश वाहक का, यानी कि अगर कोई उत्सव की जानकारी या किसी भी चीज़ की जानकारी गांव वालों को देनी है तो गांव वालों को कौन जाकर बताएगा? तो ये है महतो। महतो किसी भी सूचना से गांव वालों को अवगत कराने का काम करेगा। आगे है अखड़ा। अखड़ा कोई पद नहीं है, अखड़ा एक स्थान है जो कि मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा पंचायत के बारे में पढ़ा था, और उसकी जो सभा होती है वो अखड़ा में ही होती है। इसके अलावा गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है अखड़ा। अखड़ा को गांव का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है क्योंकि कोई भी उत्सव हो तो लोग यहीं पे सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। नाचने गाने का जो प्रोग्राम होता है वो अखड़ा में ही होता है। इसके अलावा आपको कुछ और टर्म भी जानने चाहिए जो कि मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। वो एक होता है सरना और एक और होता है शासन। अभी हमने अखड़ा के बारे में पढ़ा। एक सरना होता है और एक शासन भी होता है। सरना जो है वो ग्राम देवता के निवास स्थान को कहते हैं। जहाँ ग्राम देवता यानी गांव के जो देवता होते हैं वो निवास करते हैं, उसे सरना कहा जाता है। और शासन कहते हैं उसको, ये एक तरह से समाधि स्थल होता है। समाधि स्थल के बारे में आप सोचेंगे तो समाधि स्थल में पत्थर का एक बहुत बड़ा सील रखा जाता है और जिसको शासन दीरी कहा जाता है। ये टर्म याद रखेंगे कि उसे क्या कहते हैं, उसे शासन दीरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस जनजाति की शासन व्यवस्था में आपको और भी पद मिल जाएंगे, जैसे कि दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, कर्ता तथा लाल। ये सभी अधिकारी जो होते हैं इनका मेन काम है कि जो पढ़ा राजा हैं, जो पढ़ा पंचायत के प्रमुख हैं, उनको सहयोग देना ताकि ये जो शासन व्यवस्था है इसका संचालन सही ढंग से चलता रहे। यहीं पर ये समाप्त होता है, लेकिन अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से किन जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है उरांव, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी मुंडा और ऑप्शन डी हो। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा। मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो मुंडाओं की शासन व्यवस्था को कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था सामान्य अर्थ भी और विशिष्ट अर्थ भी। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पहला ऑप्शन है प्रमुख व्यक्ति, दूसरा है विशिष्ट व्यक्ति, तीसरा गरीब व्यक्ति और चौथा अमीर व्यक्ति। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विशिष्ट अर्थ बताइए,
तो विशिष्ट अर्थ क्या हो जाएगा? गांव का राजनीतिक प्रमुख। ऑप्शन ए धार्मिक प्रमुख था, ऑप्शन बी सामाजिक प्रमुख, ऑप्शन सी राजनीतिक प्रमुख, ऑप्शन डी ग्राम प्रमुख। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विशिष्ट अर्थ होता है राजनीतिक प्रमुख। ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गांव का जो प्रधान होते हैं वो मुंडा होते हैं। पहला ऑप्शन है हाथू मुंडा। हाथू मुंडा तो कौन होते हैं? वो ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं। मुंडा जो है गांव का प्रधान होता है। पुजार जो है वो पाहन का सहयोगी कहलाता है, पुजार या पनभरा। मानकी के बारे में हमने कहा था कि जो पट्टी ग्राम पंचायत का जो बनता है उसके प्रधान होते हैं मानकी। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा मुंडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है यह पद वंशानुगत होता है, सही है। ऑप्शन बी इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है यह गांव के विवादों का निपटारा भी करता है, ये भी सही है कि गांव के अंदर कोई विवाद अगर हो गया तो उसको निपटाने का कार्य मुंडा ही करता है जो गांव का प्रधान होता है। तो सारे के सारे कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सभी के सभी कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था कि मुंडा लोग जो जंगल को साफ करके खेती योग्य भूमि को तैयार किए उसको उन लोगों ने कहा खूट कट्टी भूमि। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, खूट कट्टी भूमि कहा जाएगा। मंजस भूमि, खेतीहर भूमि, खूंटकट्टी भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो सही है, तो आपको पता है, अभी आपने पढ़ा है, खूंटकट्टी भूमि सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो खूंटकट्टी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जमींदार, ऑप्शन बी भूस्वामी, ऑप्शन सी खूंटकट्टीदार या ऑप्शन डी खूंट स्वामी। तो इसका सही आंसर है खूंटकट्टीदार। हमने पढ़ा था कि मुंडाओं ने जो जमीन को साफ करके खेती योग्य बनाया उस भूमि को खूंटकट्टी भूमि कहा गया और बनाने वाले को खूंटकट्टीदार कहा गया। उन लोगों ने जिस गांव को बसाया उसको खूंटकट्टी गांव कहा गया। तो आप ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, ये है खूंटकट्टीदार, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ होता है? मैंने आपसे कहा था ना ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। खूंट का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है आम व्यक्ति, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी खेत। आपने अगर वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आपको आंसर निश्चित ही मालूम होगा कि इसका आंसर है परिवार। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। और हाथू का अर्थ क्या होता था? हाथू का अर्थ होता था ग्राम पंचायत, इसलिए उसके प्रधान को कहते थे हाथू मुंडा। ये सब छोटी छोटी टर्म्स को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है खूंट, ऑप्शन बी हाथू, ऑप्शन सी अखड़ा और ऑप्शन डी पढ़ा। जो भी सही आंसर है वो आप बताइए। तो इसका सही आंसर है हाथू। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है और इसके हेड को हाथू मुंडा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो इसका ऑप्शन ए है प्रमुख मुंडा, ऑप्शन बी ठाकुर मुंडा, ऑप्शन सी ग्राम मुंडा और ऑप्शन डी हाथू मुंडा। तो इसका सही आंसर है हाथू मुंडा। ग्राम पंचायत को हाथू कहते हैं और इसके प्रधान को हाथू मुंडा कहते हैं। ये सब बातें याद रखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और बताइएगा कि इसमें से कौन सा गलत है। पढ़ा या पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? ऑप्शन ए यह एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, ये सही है। ऑप्शन बी है इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है इस व्यवस्था में महिलाओं को उचित स्थान प्रदान किया जाता है, ये तो गलत है क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं का जिक्र कहीं भी नहीं है, उन्हें कोई भी पद नहीं दिया जाता है। ऑप्शन डी है इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल तथा कारतो हैं, ये सही है। तो गलत कौन हो गया? गलत हो गया तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? अभी हमने पढ़ा था
कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी जो होते हैं वो पढ़ा राजा होते हैं। ऑप्शन से छाटिए। पहला है हाथू मुंडा, वो तो नहीं होगा। ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी पांडे, ऑप्शन डी पढ़ा राजा। तो सही आंसर है पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होते हैं। आगे क्वेश्चन है, पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचानिए। अभी हमने बहुत सारे पदों के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि कौन से पद का क्या कार्य है। तो पहले एक पद है ठाकुर, पहला ऑप्शन है ठाकुर, पढ़ा राजा का सहायक होता है। ऑप्शन बी है दीवान, पढ़ा राजा का मंत्री होता है। ऑप्शन सी है पांडे, दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी। ऑप्शन डी है बरकंदाज, गांव का वकील। अब आप बताइए कि कौन सा कथन गलत है। इसमें ऑप्शन डी गलत है। क्यों? बरकंदाज जो होता है वो गांव का वकील नहीं होता है, गांव का सिपाही होता है। क्योंकि जो वकील होता है उसको तो लाल कहते हैं, सभा का वकील लाल कहलाता है ना, तो वकील तो नहीं होगा। यानी बरकंदाज का जो गांव का वकील लिखा है ये गलत है। बरकंदाज गांव का सिपाही होता है। बाकी सही है, ठाकुर सही है, पढ़ा राजा का सहायक को ठाकुर कहते हैं, मंत्री जो होते हैं उन्हें दीवान कहते हैं, और पांडे का कार्य होता है कि जो भी दस्तावेज है उसको संभाल कर रखने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है। अभी हमने यहाँ गलत किया था ना, बरकंदाज गांव का वकील नहीं होता, गांव का सिपाही होता है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन ए पांडे, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी दरोगा, ऑप्शन डी बरकंदाज। सही आंसर आप जल्दी से चुनिए। दरोगा। हमने पढ़ा था कि सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करने का काम जो है वो दरोगा का होता है, वही नियंत्रण करता है कार्यवाही का। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है। तो वकील जो है उसे लाल कहा जाता है। पांडे का काम दस्तावेज रखने का है, बरकंदाज तो सिपाही है, और दीवान जो होता है वो पढ़ा राजा का सहायक होता है। तो वकील कौन हो गए? वकील लाल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए अखड़ा, ऑप्शन नंबर बी हातू, ऑप्शन नंबर सी पुजार, और ऑप्शन डी परगनैत। तो पढ़ा पंचायत जहाँ लगेगा और जो सांस्कृतिक केंद्र भी था उसे क्या कहते थे? उसे अखड़ा कहते थे। याद होगा आप लोगों को, अखड़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए अखड़ा, ऑप्शन बी पढ़ा, ऑप्शन सी भूत खेता, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अखड़ा। अखड़ा में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी उत्सव में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं नाचने गाने का, वो अखड़ा के अंतर्गत ही होता है, अखड़ा में होता है। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए महतो, ऑप्शन बी परगनैत, ऑप्शन सी मानकी, और ऑप्शन डी मुंडा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मानकी। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। कई ग्राम पंचायत को जोड़कर पढ़ा पंचायत बनाया जाता है और उसके प्रधान को मानकी कहते हैं। और पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे पढ़ा राजा कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 20, मानकी का पद होता है वंशानुगत, निर्वाचित, चयनित या मनोनीत। तो इसका सही आंसर है वंशानुगत। ऑप्शन ए सही है, वंशानुगत होता है। हमने अभी पढ़ा था कि मानकी का पद भी और एक मुंडा का पद, जो गांव के प्रधान होते हैं मुंडा, उनका पद भी वंशानुगत होता है, यानी कि इनके बाद इनके परिवार में ही किसी को ये पद प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पनभरा, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी मांझी, या ऑप्शन डी पुजारा। तो इसका सही आंसर है पाहन। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है, और पाहन का जो सहयोगी होता है उसको पुजारी या पनभरा कहते हैं।
लेकिन जो सबसे हेड होते हैं वो पाहन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिहुरी भूमि, ऑप्शन बी डाली कटारी भूमि, ऑप्शन सी भूत खेता या ऑप्शन डी खड़िया घाट। तो भूत प्रेत से बचाने हेतु अगर आपसे पूछे तो उसका सही आंसर होता है भूत खेता। ठीक है, भूत खेता। अगर नॉर्मल पूछा जाए कि मुंडा जनजाति में जो ज़मीन दी जाती है पाहन को, जो लगान मुक्त भूमि होती है और वो उसके आय से पूजा पाठ करता है, तो वो डाली कटारी भूमि है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कह दे कि भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, तो वो भूत खेता होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा डाली कटारी भूमि, क्योंकि इसका लगान वसूला नहीं जाता है इनसे और ये लगान मुक्त भूमि होती है, तो ये डाली कटारी भूमि हुई। लेकिन अगर भूत प्रेत जोड़ दे कि भूत प्रेत को शांत करने के लिए जो पूजा पाठ है उसके लिए जो भूमि पाहन को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो वो भूत खेता भूमि है, और जो नॉर्मली दी जाती है वो डाली कटारी भूमि होती है। आगे बढ़ते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? ऑप्शन ए भूत खेता, ऑप्शन बी बरकंदाज, ऑप्शन सी महतो या ऑप्शन डी मानकी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो महतो होते हैं वही है पाहन का सहायक, जो कि कोई भी अगर बात गांव तक पहुंचानी है, कोई भी संदेश अगर गांव को देना है, तो वो संदेश देने का काम ये महतो ही करता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महतो हो जाएगा, महतो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए धार्मिक कार्यों का संपादन करना, ऑप्शन बी खेती व्यवस्था की देखभाल करना, ऑप्शन सी ग्रामीणों से कर वसूलना और ऑप्शन डी ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। तो आप लोगों को निश्चित ही मालूम होगा कि आंसर क्या है। ऑप्शन डी है, ग्रामीणों को संदेश पहुंचाने का कार्य महतो का है, क्योंकि धार्मिक कार्य तो पाहन करेंगे संपादन, और ग्रामीणों से कर वसूलने का काम तो गांव के जो मुंडा हैं, प्रधान जो हैं, उनका कार्य है। तो ग्रामीणों को संदेश पहुंचाने का ही कार्य है महतो का, जो कि पाहन का सहायक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता क्या है? ऑप्शन ए है भूतों से बचने हेतु दान दी गई खेत, ऑप्शन बी भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि, ऑप्शन सी भूतों की पूजा की पद्धति है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर तो ऑप्शन बी ही होगा कि जब भूत प्रेत के प्रकोप से बचने के लिए पाहन जो पूजा पाठ करते हैं उसके बदले में जो उन्हें भूमि दी जाती है वही कहलाता है भूत खेता। ये टर्म यही है। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है? तो पढ़ा पंचायत के जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होंगे वो होंगे पढ़ा राजा। कौन होंगे? पढ़ा राजा होंगे। अब अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया ना, क्योंकि मुंडा जनजाति में कहीं भी महिलाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि उन्हें कोई पद दिया गया है, इसलिए ये तो गलत ही है। ऑप्शन बी है कि अखड़ा जो है मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र है। ये तो सही है कि जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं वो अखड़ा में होता है, और जो पढ़ा पंचायत की सभा लगती है वो भी अखड़ा में ही लगती है। ऑप्शन सी है मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दे जाने की व्यवस्था है। हाँ है। ऑप्शन डी पुजार पाहन का सहायक होता है। ये भी सही है कि पाहन का जो सहायक होता है उसको पुजार या पनभरा कहते हैं। तो ये ऑप्शन डी भी सही है। तो गलत कौन हो गया? गलत सिर्फ एक है, ऑप्शन ए, यानी कि आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो ऑप्शन ए मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है, ये बात गलत है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, ये टॉपिक भी समाप्त होता है।
अगले वीडियो में हम लोग अगले शासन व्यवस्था पर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।